में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम इंजीनियर सीके ओझा है। आज मैं आप सभी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी होता है। क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी। पहले बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो शब्दों के मेल से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। तो जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में हम स्थिर इलेक्ट्रॉन के बारे में या स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आवेश से क्या समझते हो। चार्ज, आवेश, चार्ज आते हैं। चार्ज के बारे में हम चर्चा करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है, देखिए, आवेश ही तो है जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश का पहला मूलभूत गुणधर्म क्या है कि वो स्थिर आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी तो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न होगी। फिर जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होंगी। तो एक स्थिर आवेश तीन चीज उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आवेश का प्रबलता का पता चलता है कि आवेश की मात्रा क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है। दूसरी बात, जैसे ही आवेश अगर गतिमान होगा, जैसे आवेश में स्थिर आवेश हूं तो मैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हूं, मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर सकता हूं और मैं विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को उत्पन्न कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं आवेश हूं और मैं आवेश गतिमान हो गया, तो जैसे ही आवेश गतिमान होगा तो क्या करेगा? विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो आवेश को जाने कि आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है और एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। तो स्थिर आवेश जो है आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगी और आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न करेगा। लेकिन गतिमान आवेश जो है विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। समझा? तो आवेश का पहला मूलभूत गुण। आते हैं आवेश के बारे में दूसरा चीज जानते हैं कि आवेश क्या है। दूसरा चीज जानते हैं आवेश के बारे में। ऐसे भी आवेश के बारे में कहा जाता है कि दो विशेष वस्तुओं के बीच, जब दो विशेष वस्तुओं को जब आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रबरिंग करते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल के दूसरे वस्तु में जाता है और फिर दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के पहले वस्तु में आता है। इस तरह दोनों वस्तुओं में एक गुण आ जाता है कि वो तीसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। तो वस्तु के इसी आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं। अब कहोगे कैसे, ये कैसे संभव होता है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस बात को भी मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। अब बात है कि आवेश अपने आप में एक अदिश राशि होती है। क्यों अदिश राशि होती है जी? तो जैसे आप जानते हो कि आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर होता है IT, जहां I क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या होता है? समय। तो विद्युत आवेश के सूत्र में विद्युत धारा और समय दो अदिश राशि है। इसी वजह से हमारा आवेश भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। यानी आवेश के पास दिशा नहीं होता, आवेश के पास केवल परिमाण और मैग्नीट्यूड होता है। समझ आया? आते हैं आवेश के बारे में
और आगे जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जबकि आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। ठीक है, अब यहां से सीखेंगे कि चूंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के गुणनफल को 1 कूलम कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं आप लोगों को कि आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न करता है। बट एक गतिमान आवेश विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न करता है, विभवांतर को उत्पन्न करता है, मैग्नेट को भी उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आवेश एक अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश के सूत्र में विद्युत धारा और समय दोनों जो होता है अदिश राशि होता है। इसी वजह से हमारा आवेश भी क्या होता है? अदिश राशि होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, अर्थात 1 एम्पियर और 1 सेकेंड के गुणनफल को 1 कूलम कहते हैं। यहां तक हम समझ रहे हैं कि सभी बच्चों का क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं, आवेश को दूसरे तरीके में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हो कि आवेश जो होता है वो विद्युत धारा I और समय t के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, आवेश, अब आवेश का अपना विमीय सूत्र भी होता है। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? इस फॉर्मूला में देखते हैं, Q बराबर होता है IT और Q। I का बीमा जो होता है एम्पियर होता है और समय का बीमा जो होता है कैपिटल T होता है, और इसको बिग ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो आवेश का जो विमीय सूत्र हुआ वो हुआ AT। जो IEC के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो AT होता है। कभी भी इस A को आप स्मॉल a में या इस T को स्मॉल t में नहीं लिखिएगा। ऐसे लिखते हैं तो आपका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? ये हुआ आवेश के बारे में। अब आते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है और आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण जो होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब जो है आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आवेश की उत्पत्ति जो होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही होती है, क्यों होती है? क्यों होती है? तो मैं बताऊंगा। क्योंकि इसलिए आवेश की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। इसका बहुत ही आसान जवाब है मेरे पास। देखिए, कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आप जानते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। अब इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो पहला कारण यह है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आवेश उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? इसका पहला जवाब ये दे सकते हो आप कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना अधिक होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना क्या होता है? अधिक होता है। अब यहां पे ये सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो जिस वस्तु का या जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उसका जड़त्व जो होता है, इनर्शिया जो होती है, अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बिल्ली है, तो बिल्ली का पोंछ पुकार के आप चाहोगे घुमाने के फेंकना तो फेंक सकते हो। क्यों? बिल्ली का द्रव्यमान क्या है? कम है। उसका जड़त्व क्या है? कम है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसका जड़त्व क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात, अगर हाथी के पोंछ को कहा जाए कि उठा के फेंक दो किसी से, तो वो नहीं फेंक सकता है। नहीं फेंक सकता है ना? क्यों? क्योंकि हाथी का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। इसलिए उसका जड़त्व क्या है? विराम जड़त्व क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे समझ में आया कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। इसलिए प्रोटॉन जो है
प्रोटॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति की संकल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह संभव ही नहीं सकता है कि प्रोटॉन के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न हो जाए। इलेक्ट्रॉन के ही स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आ गई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के सापेक्ष क्या होता है? बहुत ही कम होता है, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दूसरा कारण आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर बल क्या है? आपको पता है दुनिया का सबसे ताकतवर बल जो है वो नाभिकीय बल होता है, और दुनिया का सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे? तो देखिए, ये जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, ये नाभिकीय बल से बना होता है, जिसको तोड़ना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। इसलिए प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, और प्रोटॉन का स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन दुनिया का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे वीडियो बन रहा है तो मोबाइल और या कैमरा और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मैं अभी नीचे चला जाऊंगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति दिल्ली में है या अमेरिका में है, उसके बीच और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये बहुत कमजोर होता है। लगता तो सब एक एक कण के बीच में है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये कमजोर होता है। दुनिया का सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि बताओ कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण या आवेश की संकल्पना का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, क्यों होता है? तो क्या जवाब दोगे आप? सिंपल से जवाब दोगे, सर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश की उत्पत्ति होती है। इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अरे समझे, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना अधिक होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। तो दिल्ली वाला हाथी वाला उदाहरण समझ गए। दूसरा जवाब दोगे कि सर प्रोटॉन जो होता है वो नाभिकीय बल से नाभिक में बंधा रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए प्रोटॉन को बाहर निकालना बड़ा कठिन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो बाहर कक्षा में घूमता रहता है, इसलिए वो अपना बंधन तोड़ लेता है और अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तोड़ के क्या करता है? स्थानांतरित हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। इसी को आवेश का कॉन्सेप्ट कहते हैं या आवेश की संकल्पना कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि आवेश जो है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बचपन से ये बात जानते आ रहे हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। लेकिन ये धन आवेश और ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमारे पास, आपके पास एक समस्या है। हम रख लेते हैं, किताब से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आवेश दो तरह का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। लेकिन ये धन आवेश और ऋण आवेश होता कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या कारण है धन आवेश उत्पन्न होने का, क्या कारण है ऋण आवेश उत्पन्न होने का? तो आते हैं इस पे, हम थोड़ा सा अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे धन आवेश और ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि आप एक कलम लिए हो, ये क्या है? कलम है। मान लीजिए कलम है, कलम है, और ये जो है आपके पास क्या है? ऊन का कोई टुकड़ा है। ये क्या है? ऊन है, ऊन का कोई कपड़ा है, ऊन का कपड़ा है। ठीक है, तो ये कलम है, कलम, पेन, या इसको पीवीसी पाइप बोल सकते हो। पीवीसी पाइप समझते हो ना, जो नल का लगा रहता है पीवीसी पाइप, उसको पीवीसी, या प्लास्टिक का कोई भी कंघी ले लो, इसको आप कंघी भी बोल सकते हो, कंघी बोल सकते हो, कंघी, कलम या पीवीसी पाइप। अब होता क्या यहां पे कि जब कलम को और ऊन को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रबरिंग करते हैं, क्या करते हैं? रबरिंग करते हैं। रबरिंग, रबरिंग का मतलब होता है रगड़ते हैं। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। लेकिन अब तो यहां समस्या हो गया ना बेटा। क्या समस्या हो गया कि जब कलम को या पीवीसी पाइप को या ऊन को दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ोगे तो ये तो मुश्किल हो गया। किससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें जाएगा, किससे निकलेगा और किसमें जाएगा? ये बड़ा ही मतलब संदेह भरा ये बात है। किससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा और किसमें जाएगा, ये जो है बड़ा ही संदेहजनक है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए वैज्ञानिकों ने या जो भौतिक के ज्ञाता है या जो आवेश के बारे में जो कुछ बताए, उन्होंने कहा अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर,
कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, पेन को हो या पीवीसी पाइप हो या कंघी हो या उनका, तो देखना यह होता है कि दोनों वस्तुओं का नेचर कैसा है। तो जिस वस्तु का नेचर पहले गर्म होने का होता है तो ऑटोमेटिक है कि पेन और उनको रगड़ो आपस में, तो पहले कौन गर्म होगा? आपको बताइए पहले कौन गर्म होगा? ऊन होगा। उनका नेचर ही होता है गर्म होना। तो जो वस्तु पहले गर्म होगी रगड़ने के बाद, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार कह सकते हो धन आवेश और ऋण आवेश की इस प्रकार उत्पत्ति होती है। क्लियर हुआ? अब बात यह है, ये तो हो गया आपका भौतिक शास्त्र में ऐसे बताया गया, लेकिन हम आते हैं थोड़ा रसायन शास्त्र में कैसे धन आवेश और ऋण आवेश या धन आयन और ऋण आयन की उत्पत्ति होती है, इसको भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास अगर ड्रॉ करोगे तो 281 होगा। और क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। उसका जब इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो निकालोगे वो 287 होगा। अब आप जानते हो कि निष्क्रिय गैस को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं या जितने भी गैस है सभी चाहते हैं कि हम अपना अष्टक पूरा करके हम क्या करें? अस्थायी हो जाए। सभी तत्व चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि हम दौलत करवाएं, आराम से खाएं। उसी तरह हर तत्व चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें और अष्टक पूरा करके अपना काम चला लें। उसी तरह ये सोडियम भी चाहेगा कि अपना अष्टक पूरा करे। तो सोडियम अष्टक पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 8 बच जाएगा। तो ये सोडियम क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को देगा, त्यागेगा, तो इस पर सोडियम पर कौन सा आयन आएगा? धन आयन आ जाएगा। इस प्रकार धन आयन या धन आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। सेम उसी तरह आपका क्लोरीन भी क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी। मैं कुछ देर पहले बताया था आप ही को। देखो, कंघी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए कंघी पर ऋण आवेश आया, और ये ऊन दे रहा है इसलिए इस पर प्लस आवेश आया। सेम उसी तरह सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसलिए सोडियम पर धन आयन की उत्पत्ति हुई। और क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है इसलिए क्लोरीन पर क्या हुआ? ऋण आवेश या ऋण आयन की उत्पत्ति हुई। ये बात समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? ओके, ठीक है। अब तो ये जान गए कि धन आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई और ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि सर धन आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ऋण आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप जवाब दे दोगे, तुरंत जवाब दे दोगे कि सर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आयन आ जाता है या धन आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर क्या होता है? ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है, या वो वस्तु क्या होता है? ऋण आयन हो जाता है। आ रहा है क्लियर समझ में? अब कभी कभी आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है 10th क्लास या आईएससी या कभी भी कोई पूछ सकता है आपसे कि जब कलम को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेके आते हैं तो कलम उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर कैसे आकर्षित कर लेता है? ये बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इस लैंग्वेज को, इस नॉलेज को आप समझ गए, तो इस चीज का यूज करके आप उसका भी जवाब दे सकते हो। देखो क्या क्या होता है, कहानी क्या होती है, इस चीज को समझो। आओ, होता क्या है बेटा कि ये कलम है, तो कलम पे पता है आपको कि कलम पे कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। ऑलरेडी पता है, यहां से आप पता कर लोगे। अब ये कागज का छोटा टुकड़ा है, ये क्या है? कागज का छोटा टुकड़ा है, टुकड़ा। अब चूंकि कागज का छोटा टुकड़ा है, अब करोगे क्या? कागज का छोटा टुकड़ा है, करोगे क्या? तो आप जानते हो कि कागज अभी किस अवस्था में? उदासीन अवस्था में है। यानी उदासीन कहने का मतलब यह है कि कागज पर जितने प्लस है उतना ही क्या है? माइनस है। तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो वो वस्तु किस अवस्था में होती है? उदासीन अवस्था में होती है, न्यूट्रल अवस्था में होती है। अब जैसे ही कलम को कागज के टुकड़े के पास लेके आएंगे तो होगा क्या कि ये जो इसका माइनस है वो कागज के प्लस से क्या करेगा? आकर्षित हो जाएगा। आपको पता है कि प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है, जो आवेश का गुण होता है।
तो ये कलम के पास माइनस है और इस कागज के पास प्लस और माइनस दोनों है, तो ये क्या करेगा, प्लस को अपने ओर खींच लेगा और इस प्रकार क्या होगा, कलम से जो कागज सटने लगेगा। अरे सुनो ना, अब इसको समझा दे क्या, थोड़ा कागज का छोटा सा टुकड़ा दो तो बेटा उधर से, दो। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीवीसी पाइप है या मरकर है कंघी, इसके पास तो ऑलरेडी क्या है, माइनस आवेश है, और इस कागज के टुकड़े के पास क्या है, प्लस और माइनस दोनों है। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो आप, जैसे इसको सटा रहे हो, देखो ये सट रहा है ना, सट गया। अभी ये कागज का टुकड़ा जो सटा, तो यहां पे समझने वाली बात है भैया, समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप बढ़िया से देखो। ये जैसे ही मैं इसको रखा, ये हमारा बाल और ये मार्कर क्या हो गया, ये पीवीसी पाइप या कंघी क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब आवेशित हो गया तो ये इसके पास अब माइनस आवेश है। ये बात समझ में आया कैसे इसमें माइनस आवेश है। अभी क्या करेगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। तो कर रहा है ये, पेन दो बेटा, पेन दो, थैंक यू। ये देखिए आप लोग, ये थोड़ा सा, ये क्या करेगा, देखो ये आकर्षित कर लिया। अब इसका जो ये भाग जो सट रहा है, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। देखिए ये हुआ। अब ये जो ऊपर वाला कागज का दो पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट है। तो ऊपर जो कागज पेन से सटा हुआ है वो क्या है, प्लस वाला पार्ट है। और जो नीचे नहीं सटा है, ये जो नहीं सट रहा है ना कागज से, देखो ये जो सट जा रहा है ऊपर वाला, तो वो तो प्लस है। जो कागज का नीचे वाला पार्ट है वो क्या है आपका, वो क्या है, माइनस है। इसलिए माइनस को छांट दिया। इस प्रकार जो है पेन या पीवीसी पाइप या कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर लिए। ठीक है, आज हम लोग सीखे कि धनावेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ऋणावेश की उत्पत्ति कैसे होती है, आवेश क्या होता है, आवेश का सही मात्रक क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश का महत्व क्या होता है। तो ये बात तो सब लोग जानता है कि दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि क्यों दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और दो असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।